सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 9 एनुअल एग्जामिनेशन सोशल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये जो क्वेश्चन पेपर है ये डीएवी पब्लिक स्कूल उड़ीसा जोन 2 का क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले बता दो, ये जो क्वेश्चन पेपर ये 2023-24 का क्वेश्चन पेपर एंड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे ऐसे टर्म का यूज़ किया गया, ऐसा क्वेश्चन आंसर पूछा गया तो हर एक एग्जाम एनुअल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे, फुल सोल्यूशन के साथ ये क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। तो सोल्यूशन की चिंता मत करना, ये वीडियो 2 पार्ट में आएगी। ठीक है, तो अगर लेट हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेकआउट कर लेना, हो सकता है वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस एनुअल एग्जामिनेशन 2023-24 का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। सो फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को नीचे जो लाइक का बटन नहीं ठोका है तो ठोक, चैनल पर है तो सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आज के इस वीडियो का लाइक एम टारगेट है 100 लाइक एम, तो उसको भी जरूर से पूरा कर देना। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, शुरू से लेकर प्लीज बोल रहा हूँ, शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर से देखना। चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। तो हम लोग फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब देखो, ये जो पूरा क्वेश्चन पेपर ये पूरा ही हम लोग का जो क्वेश्चन पेपर है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन से ही भरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव या फिर फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिलने वाला है, रियली मिलेगा। अब यहाँ पर देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 में जो है एक मार्क्स का है, तो आप लोग इसको एक टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव ही मान के चल सकते हो। ठीक है, फिलहाल जो हम लोग को सिर्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ही करना है, मीन्स हम लोग को आंसर मीन्स क्वेश्चन आंसर जिसका होता है उसी में हम लोग को देना है। ठीक है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, इसका मतलब ये नहीं कि एक टर्म में आप लोग आंसर दे के भाग जाओगे, ऐसा नहीं करना है। पूरा सेंटेंस में आपको आंसर लिखना है अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या बोला, इसलिए यहाँ पर लिख दिया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में नहीं है, संस्कृत नहीं समझना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या यहाँ पर बोला, क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन द टर्म ओल्ड रिजाइम। ठीक है, तो ओल्ड रिजाइम क्या होता था, हम लोग को इसको डिफाइन करना है। ये हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का पहला का आंसर, द टर्म ओल्ड रिजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब द सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रांस बिफोर 1789। मीन जो ओल्ड रिजाइम है ये उसी को कहा जाता है, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। तो ये जो ओल्ड रिजाइम है काफी बार आपको पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है, फाइनल एग्जाम में पूछा जा रहा है, मीन्स ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो ये जो काफी ज्यादा सच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ओल्ड रिजाइम जो एकदम छोटा सा एनसीईआरटी बुक में दे रखा है। ठीक है, तो काफी बच्चे इसको पढ़ के इग्नोर कर देते, बट उसके साइड में उसका मतलब भी दे रखा है। ठीक है, और सेम वही यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा हुआ है। सो ओल्ड रिजाइम क्या होता है एक बार अच्छे से समझ लो। ठीक है, तो ओल्ड रिजाइम हम लोग सिंपली कहते हैं सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन मीन्स लॉज जो होते हैं, कहाँ पर, फ्रांस में, क्योंकि यहाँ पर फ्रांस में ही बात की जा रही है पहला चैप्टर से आप लोगों का। ठीक है, हिस्ट्री चैप्टर 1 से है। तो यहाँ पर बोल रहा है ओल्ड रिजाइम क्या होता है, इस सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन जो फ्रांस का था बिफोर 1789, क्योंकि 1789 के बाद फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था। ठीक है, मीन्स ये जो ओल्ड रिजाइम था, मीन्स जो पुराना जमाना का राजा महाराजा लोग का जो लुई 16 था, उस समय जो राज चलता था उसका, उस समय जो इंस्टीट्यूशन था, मीन्स वहाँ पे जो लॉ था और जो सोसाइटी था, उसी को हम लोग ओल्ड रिजाइम बोलते हैं। ठीक है, मीन्स यहाँ पर ओल्ड रिजाइम क्या है, सोसाइटी और इंस्टीट्यूशन मीन्स लॉ और संविधान, चाल चलन जो जैसा भी था उन लोग का, सोसाइटी का, कब का, फ्रांस का, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, वो लोग का देश, हम लोग का नहीं, वो लोग का देश जब आज़ाद नहीं हुआ था उस समय से पहले जो ओल्ड रिजाइम था उसी को हम लोग बोलेंगे ओल्ड रिजाइम। जिस तरह वहाँ पर सोसाइटी इंस्टीट्यूशन था तो उसी को हम लोग ओल्ड रिजाइम बोलेंगे। तो ये हो गया पहला का आंसर, होप सो कि समझ गए हो, इसको भूलना बिल्कुल भी मत, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 2 है वो क्या बोला, क्वेश्चन 2 यहाँ पर बोला है वेयर वाज ब्लैंक डाउन सिस्टम इंट्रोड्यूस। अब देखो यहाँ पर जो है टोटल 3 क्वेश्चन, एक नीचे भी है उसके एक और नीचे। ठीक है, तो और करके सबका नहीं देना है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों में से आपको कोई एक को देना है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहला का देख रहे हैं, वेयर वाज ब्लैंक डाउन सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, ये नहीं पूछा है कि कौन किया है, कौन पूछेगा तब आपको डच लिखना है। ठीक है, डच यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था, बट कहाँ पर किया था ये हम लोग को पूछा है, तो याद करो कहाँ पर किया गया था। तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका सिंपल सा आंसर है द फॉरेस्ट लॉज नोन एज द ब्लैंक डाउन सिस्टम। तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट लॉ था उसी को हम लोग ब्लैंक डाउन सिस्टम कहते हैं। ठीक है, जो कि इंट्रोड्यूस किया गया था डच इन जावा। तो जावा में यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था, ये सिंपल सा यहाँ पर आंसर है। बट आप यहाँ पर क्योंकि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन लिखा है तो आप लोग इसको स्टेटमेंट बना के लिखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, नहीं तो आप लोग डायरेक्ट भी जावा लिख सकते हो, मार्क्स तो नहीं काटना चाहिए। फिर भी यहाँ पर आंसर द फॉलोइंग इसलिए लिखा है ताकि आप लोग सेंटेंस में आंसर लिखो। तो यहाँ पर ये एक फॉरेस्ट लॉ था जिसके द्वारा लॉन्च किया गया था, तो डच के द्वारा लॉन्च किया गया था। कहाँ पर लॉन्च किया था, तो जावा में किया गया था। तो ये 2 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 3 वो बोला है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर पूछा है कि कितना टोटल लेंथ था लैंड फ्रंटियर्स जो इंडिया में थे। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो 3 नंबर का काफी सिंपल सा आंसर है, द लैंड फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया इज अबाउट 15,200 किलोमीटर। ठीक है, तो 15,200 किलोमीटर कहने को तो मैं इसको सिंपल इस तरह भी लिख सकता था। ठीक है, बट यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बोला सेंटेंस में बना के लिखना है, तो थोड़ा सा मेहनत करके सेंटेंस में लिख देना, नहीं तो मैं भी ऐसा आपको आंसर डायरेक्ट दे सकता था, 15,200 किलोमीटर होता है। बट इस तरह जो फुल स्टेटमेंट पे लिखोगे ना, आपका मार्क्स कटने का जो चांसेस है वो घट जाएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग आगे रखते हैं, और इसको जो है आप लोग ध्यान से याद रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला, क्वेश्चन 4 बोला है विच पार्टी वॉन एवरी इलेक्शन इन मैक्सिको अंटिल 2000। किस पार्टी ने हर एक इलेक्शन जो था जीता था मैक्सिको में जब तक 2000 नहीं आया था, मींस अंटिल 2000 से पहले एक ही पार्टी थी जो पूरा का पूरा इलेक्शन जीत रही थी। आखिर वो कौन सी पार्टी थी, तो हम लोग को पता नहीं। हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है अंटिल 2000 से पहले जो है, अंटिल 2000 मींस अंटिल 2000 का यहाँ पर सिंपली मतलब है कि 2000 से पहले। ठीक है, एवरी इलेक्शन वाज वोन बाय द पार्टी कॉल्ड पीआरआई मींस इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे करेंगे, मतलब बढ़ेंगे।
उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन 5 है वो बोला है हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया इन 1928। तो 1928 में आखिर किसने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को ड्राफ्ट किया था। तो ये दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, एक आप लोग बी आर अम्बेडकर वाला समझ सकते हो बट वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन, सिंपली आप लोग देखोगे ये पढ़ोगे यहाँ पे कि 1928 लिखा है, हु ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन तो डायरेक्ट बी आर अम्बेडकर लिख के आ जाएगा, तो ऐसा नहीं लिखना है, यहाँ पर देख लो, पहले पढ़ लो अच्छा से। यहाँ पर लिखा है 1928 में किसने किया था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देखो 5 का यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा पंडित मोतीलाल नेहरू। सो पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो था 1928 में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का सिंपली पंडित मोतीलाल नेहरू। तो आप लोग सिंपल नहीं लिखना, तो कॉन्स्टिट्यूशन इन 1928 वाज ड्राफ्टेड बाय द पंडित मोतीलाल नेहरू, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू नहीं लिखना, पंडित मोतीलाल नेहरू इसका आंसर है, ठीक है। सिंपल सा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो अब हम लोग का क्वेश्चन में 6 आ चुका है। अब यहाँ पर देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्वेश्चन में 6 में व्हाट डज टर्न आउट इंडिकेट इन द इलेक्शन। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग तो है ही, साथ ही साथ जो है यहाँ से जो है हम लोग का लास्ट ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब क्योंकि इसके बाद जो है हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 6 नंबर एक बार पढ़ लो, 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन, उसके बाद जो हम लोग का आंसर जो है थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी तो एक टाइम में हम लोग आंसर दे रहे हैं। तो यहाँ पर देखो व्हाट डज टर्न आउट इंडिकेट इन द इलेक्शन। टर्न आउट क्या इंडिकेट करता है एक इलेक्शन में, तो हम लोग इसका आंसर सिंपली देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन 6 यहाँ पर आंसर क्या है, द परसेंटेज ऑफ द एलिजिबल वोटर्स पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शन इज नोन एज टर्न आउट फिगर, या फिर यहाँ पर टर्न आउट इलेक्शन भी कह सकते हैं। फिलहाल जो ये एक टर्म जो है इलेक्शन में यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग इसको टर्न आउट फिगर बोल रहे हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन 6 का आंसर। हम लोग बड़ा वाले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन 7 है वो क्या बोल रहा है, विच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी इस प्रैक्टिस इन पालमपुर। तो आखिर कौन सा एक्टिविटी प्रैक्टिस किया जाता था पालमपुर में, विच मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी मीन्स जो बनाने का काम होता है, जो हम लोग का सेकेंडरी एक्टिविटी होता है उसी को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो आखिर कौन सा मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी प्रैक्टिस किया जाता था पालमपुर। तो यहाँ पर पालमपुर इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा कि हाइपोथेटिकल विलेज है, ठीक है, असलियत में एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ऐसा आप लोग कहीं भी सर्च करोगे लोकेशन तो आपको नहीं मिलने वाला है, काफ़ी सारे बच्चे सर्च करते हैं, इसलिए मैंने बता दी एक हाइपोथेटिकल विलेज है, मीन्स एक ये इमेजनरी विलेज है, ठीक है। आपको ये असलियत में कहीं नहीं मिलने वाला है, ये सिर्फ आप लोग को बताने के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं जरूरी नहीं है कि हर एक विलेज में होता हो, इसलिए जो है इसको एक हाइपोथेटिकल विलेज माना गया। आप लोग अगर ध्यान से पढ़ोगे तो इकोनॉमिक्स का पहला ही पैराग्राफ में लिखा है ये, तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन 7 का आंसर क्या है, फार्मिंग इज द मेन एक्टिविटी इन पालमपुर। तो फार्मिंग जो था मेन एक्टिविटी था पालमपुर में, वेयर एज जहाँ की यहाँ पर अलग अलग एक्टिविटीज सच एज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डायरी, ट्रांसपोर्ट, एटसेट्रा। देखो डायरी जो है, ट्रांसपोर्ट जो है हम लोग का सेकेंडरी एक्टिविटी में आएगा, ठीक है, एटसेट्रा। यहाँ पर फार्मिंग जो था मेन एक्टिविटी था पालमपुर में, बट यहाँ पर स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग भी होता था, डायरी भी होता था, ट्रांसपोर्ट भी होता था, तो ये जो है अदर एक्टिविटी में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हम लोग का क्वेश्चन 7 का आंसर। ये जो था यहाँ तक 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे को लगा 6 नंबर तक है, बट 7 नंबर का 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। अब हम लोग जो है 8 नंबर क्वेश्चन से जो है 12 मार्क्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग चलते हैं बड़ा क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन 8। तो यहाँ पर क्वेश्चन 8 बोला है व्हाट मेजर्स आर टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो आखिर कौन सा मेजर स्टेप्स लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। जो हम लोग का बायोडाइवर्सिटी है मीन्स अलग अलग जो डाइवर्सिटी है इंडिया में, उन सबको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स लिए हैं, मेजर स्टेप्स लिए, उन्हीं के बारे में हम लोग को क्वेश्चन नंबर 8 में बताना है, ठीक है। तो ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन, यहाँ से जो है हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 7 नंबर जो था हम लोग का 1 ही मार्क्स का क्वेश्चन था, यहाँ से 8 से जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। मीन्स समझ लो कि यहाँ से जो है क्वेश्चन पैटर्न चेंज हो जाएगा। अब हम लोग को बड़ा आंसर देना होगा थोड़ा सा, ठीक है। छोटा में एक टर्म में बच के निकल नहीं सकते, बड़ा आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा इसके लिए। तो हम लोग इसका सिंपली आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, द गवर्नमेंट हैज लेड डाउन रूल्स, मेथड एंड पॉलिसीज टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। सो गवर्नमेंट ने हमारा काफी सारा मेथड लिखा है और पॉलिसी भी लिखा है ताकि हम लोग अपने बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व्स एटसेट्रा आर एरियाज मेंट फॉर कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, तो यहाँ पर देख लो क्या क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है, नेशनल पार्क बनाया है, बायो रिजर्व, बायोस्फीयर्स बनाया है। वो फ्लो में थोड़ा सा निकल जाता है। यहाँ पर देखो क्या क्या बनाया है, तो यहाँ पर सिंपली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क और बायोस्फीयर्स बनाया है, बायोस्फीयर्स रिजर्व्स बनाया है एक्सेट्रा। किसके लिए बनाया है, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए ही तो बनाया है। बायोडाइवर्सिटी में हम लोग का दोनों आ जाता है, प्लांट्स भी आ जाते हैं एंड एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा, आप लोग इसको पॉइंट वाइज भी करके लिख सकते हो। यहाँ पर दूसरा देख लो क्या बोल रहा है, अब यहाँ पर बोल रहा है कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, बायो रिजर्व तो बनाया है, उसके साथ प्लांटेशन, कल्टीवेशन, ग्रेजिंग, कल्टिंग ट्रीज, हंटिंग एंड पोचिंग आर प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया बाय द गवर्नमेंट लॉज। इसके साथ साथ प्लांटेशंस, देखो बोलोगे काफ़ी सारे बच्चे तो प्लांटेशन तो अच्छी बात होती है, तो जी हाँ अच्छी बात तो होती है, बट यहाँ पर प्लांटेशंस में क्या किया जाता था, पहले ज़माना का बात कर रहा हूँ मैं, फिलहाल अभी जो है ये जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है। जब ब्रिटिश रूल था तो प्लांटेशन में क्या होता था, आप लोग को सिंपली जो कमर्शियल इंपॉर्टेंट ट्रीज थे बस उसी को ग्रोन किया जाता था, बट उसके लिए जो था हम लोगों का जो नेचुरल जंगल सब जो था उसको काट दिया जाता था, सिंपली क्लीन कर दिया जाता था। बताओ उतना सारा जंगल क्लीन करके आप लोग जो कमर्शियली इंपॉर्टेंट क्रॉप है, जो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब भी नहीं करेंगे, नहीं ज़्यादा CO2 रिलीज करेंगे, उस टाइप्स के प्लांट को, जिस तरह टी, रबर ये सब जो होता है उस टाइप के प्लांट को प्लांट किया जाता था। अब कल्टीवेशन को भी बैन कर दिया गया, क्योंकि कल्टीवेशन होता है तो काफ़ी ज़्यादा लैंड को क्लीन करना पड़ता है। ग्रेजिंग से भी हम लोगों का सॉइल इरोजन होता था, कटिंग ट्रीज बंद कर दिया गया। हंटिंग और पोचिंग तो सबसे पहले बैन किया गया था, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जब टाइगर का देखा काफ़ी ज़्यादा संख्या गिर चुका है, उसके बाद से जो है पोचिंग को बंद किया गया। नहीं तो उससे पहले तो टाइगर को शिकार किया जाता था मजे के लिए, आप पर हो गया ये जाके, ठीक है। और प्रोहिबिटेड इन दिस
एरिया बाय द गवर्नमेंट लॉस, ठीक है, गवर्नमेंट लॉस आए और इन सबको जो है बैन कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये यहाँ पर अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 9 क्या बोला है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग जस्टिफाई। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर बोला है डेमोक्रेसी जो इंप्रूव करता है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो काफी सारे यहाँ पर आप लोग को कॉन्ट्राडिक्शन भी देखने को मिलेंगे जब आप लोग क्लास 10 में जाओगे। आपको कुछ कुछ पॉइंट्स बोलेंगे जो कि फेवर में होंगे डेमोक्रेसी की, कोई अपोजिशन में भी होंगे, ठीक है। फिर भी डेमोक्रेसी को आखिर क्यों बेस्ट चूज किया गया है और कैसे क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग को जस्टिफाई करता है, ठीक है, इंप्रूव्स करता है, ठीक है। इसको हम लोग को जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग क्वालिटी बिकॉज। क्यों करता है, तो यहाँ पर देखो डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी आर यूजुअली मेड आफ्टर मच डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन। सो डेमोक्रेसी में आखिर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो वो क्वालिटी क्यों होता है, हम लोग को इसी को प्रूव करना है, जस्टिफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बिकॉज डिसीजंस इन अ डेमोक्रेसी आर यूजुअली मेड आफ्टर मैनी डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन में काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया जाता है। अगर आप लोग डिक्टेटरशिप से कंपेयर करोगे तो डेमोक्रेसी में जो है काफ़ी ज़्यादा सोच विचार किया जाता है। कोई भी एक पर्टिकुलर लॉ को ला रहे हैं तो उसके ऊपर काफ़ी सारे आदमी बैठेंगे, उसके ऊपर विचार करेंगे क्या ये सही है, क्या इसके लिए जनता के लिए हित में होगा या नहीं होगा, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा विचार किया जाता है, तब उस लॉ को जो है कहीं ना कहीं जाके आगे रिलीज़ किया जाता है। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में जो डिक्टेटर है वो आपके बारे में नहीं सोचेगा, वो अपने फायदे के बारे में सोचेगा। अगर उसका फायदा हो रहा होगा तब वो उसको अप्लाई कर देगा, बोलेगा जाओ ये रूल को लागू कर दो। बट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल होता है। मीन जो भी होगा डेमोक्रेसी पीपल के लिए ही करता है। तो यहाँ पर देखो डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट दैट इज इलेक्टेड बाय एंड फॉर द पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी क्यों इलेक्ट किया गया, पीपल्स के लिए किया गया, इसलिए इसमें कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो पीपल के द्वारा सोच समझ के वो पीपल के हित में है या अहित में है वो सब सोच के ही यहाँ पर लिया जाता है। एज अ रिजल्ट जिस वजह से यहाँ पर इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री व्हाट द पीपल थिंक अ मैटर अ लॉट। तो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में पीपल क्या सोचता है ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, इसलिए वहाँ पर डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करके डेलिब्रेशन एंड डिस्कशन करके लिया जाता है। और उसको ये समझ गए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन 10 क्या बोल रहा है, एक्सप्लेन एनी 3 फीचर्स ऑफ रिवर नर्मदा। हम लोग को कोई भी 3 फीचर्स बताना है, क्वालिटी बनाना है रिवर नर्मदा के बारे में। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है इसलिए 3 फीचर्स पूछा गया है, ठीक है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 3 फीचर्स ऑफ रिवर नर्मदा क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहला फीचर है इट इज़ द 5th लार्जेस्ट रिवर इन द कंट्री एंड द लार्जेस्ट वंस इन द गुजरात। सो 5वां सबसे बड़ा रिवर है और ठीक है, और सबसे पहला जो है गुजरात में सबसे बड़ा रिवर हो जाएगा, ठीक। तो लार्जेस्ट में हम लोग का 5वां में आता है ऑल ओवर द वर्ल्ड और गुजरात में हम लोग का सबसे लार्जेस्ट आ जाता है, ठीक है। स्टेट वाइज जो ही सबसे बड़ा है गुजरात में। दूसरा है इट ट्रेवल्स मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड मिल द गल्फ ऑफ कैंपे। तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा पॉइंट। तो तीसरा यहाँ पर देखो क्या है, लेंथ के बारे में बात किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर बोले 3 फीचर्स बताना है, ठीक है। तो द टोटल लेंथ ऑफ द रिवर फ्रॉम सोर्स टू सी इज 1312 kilometers, which is approximately 115 miles, while the length up to the dam site is 1163 kilometers। तो कुछ कुछ इसमें फैक्ट भी है वो भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 फीचर्स, देख लो एक बार, ठीक है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें थोड़ा फैक्ट है बट उसको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए बोला है कि क्वेश्चन नंबर 11 नेपोलियन प्ले द रोल ऑफ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एक्सप्लेन। तो यहाँ पर बोला है कि नेपोलियन ने कैसे प्ले किया था मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप, मीन्स कैसे यूरोप को नेपोलियन ने मॉडर्नाइज किया था, ठीक है, मॉडर्न बनाया था कैसे। तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करना है, ठीक है। किसने, नेपोलियन ने। तो हम लोग को एक्सप्लेन करना है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 11 का आंसर ही सॉ हिमसेल्फ एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो जी हाँ, वो अपने आप को देखता था एज अ मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो क्यों, इसमें पॉइंट आपको लिखना है नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड एंड इनकलकेट मैनी लॉज सच एज द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो नेपोलियन ने ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो है लॉ इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। दूसरा यहाँ पर यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। पहले क्या होता था, कहीं भी यूरोप में जो था यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट नहीं था, नहीं मेजरमेंट था। कहीं पर क्लॉथ का कुछ और लेंथ हो रहा था तो कहीं पर कुछ और लेंथ हो रहा था। कहीं पर अगर आप लोग 1 kg राइस खरीद रहे हो तो उसका आपको कुछ और वजन मिलेगा और दूसरी जगह पे जाओगे तो कहीं और दूसरा वजन मिलेगा। तो यहाँ पे जो था कोई भी चीज़ यूनिफॉर्म नहीं था, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा था, काफ़ी सारे ट्रेडर्स को नुकसान हो जा रहा था। तो नेपोलियन ने एक क्या क्या अच्छा काम किया कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट ले आया। तो तीसरा यहाँ पर क्या होगा, तीसरा यहाँ पर अ लॉट ऑफ हिज मेजर्स कैरिड बाय द रिवॉल्यूशनरी आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ टू द अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप। तो ये हम लोग का तीसरा पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखो 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यूरोपियन फॉरेस्टर्स, यूरोप के जो फॉरेस्टर्स थे वो ऐसा मानते थे कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है हार्मफुल है फॉरेस्ट के लिए। हम लोग इसको एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम लोग को कम से कम 3 रीजन तो इस क्वेश्चन के लिए देना ही होगा। नीचे यहाँ पर एक और क्वेश्चन, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। तो ये आपने पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, नहीं तो एक और नीचे क्वेश्चन इसमें से आप लोग इसका भी आंसर दे सकते हो। बट जनरली जो होता है और क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन जो होता है वही सबसे आसान क्वेश्चन होता है और जनरली जो है बुक से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नहीं तो नीचे भी बुक से ही पूछा गया है बट जो है इसको थोड़ा घुमा के दिया गया तो बच्चे लोग समझ नहीं पाते उसका कैसे आंसर करना है। तो आप लोग ट्राई क्या करो कि पहला जो है उसी का आंसर दिया करो, ठीक है, उसमें मार्क्स भी अच्छा से मिलेगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को वही पूछा है कि यूरोपियन फॉरेस्टर जो है आखिर क्यों शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन समझते हो ना क्या होता है, मैंने बताया भी है, नहीं देखा है तो मेरा एक वीडियो जाके देख लेना, उसमें मैंने सारी तरीके के जितने भी कल्टीवेशन है सब समझाया है। तो उसको हार्मफुल क्यों मानते थे, यही यूरोपियन का कहना था कि अगर कल्टीवेशन करोगे शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो भाई हम लोग एक ऐसा लॉ ले आएंगे जिससे आप लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर ही नहीं पाओगे। एक ऐसा लॉ भी लाया था यूरोपियन ने, तो उसको आखिर क्यों वो हार्मफुल ही क्यों मानते थे
एक्सप्लेन करना है रीजन के साथ। क्वेश्चन समझ गया, अब हम लोग इसका आंसर समझते हैं। तो 12 का यहाँ पर आंसर देखो, 12 का यहाँ पर आंसर क्या है। सबसे पहला हम लोग को 3 पॉइंट देना है, ठीक है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो पहला पॉइंट है यूरोपियन फॉरेस्ट नीड फॉरेस्ट। यूरोपियन फॉरेस्टर जो था उसको नीड क्यों चाहिए था, फॉरेस्ट का जरूरत क्या था, फॉर द टिम्बर प्रोडक्शन। टिम्बर एक टाइप ऑफ ट्री होता है, उसका प्रोडक्शन कमर्शियली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता है, क्योंकि उससे काफ़ी ज़्यादा चीज़ बनाया जाता है, इसलिए वो कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो यूरोपियन फॉरेस्टर को जो था फॉरेस्ट चाहिए था टिम्बर प्रोडक्शन के लिए, बट दिक्कत ये था, दे फेल्ट दैट द लैंड व्हिच वाज यूज्ड फॉर शिफ्टिंग कल्टीवेशन एवरी फ्यू ईयर्स कुड नॉट ग्रो ट्री फॉर द रेलवे टिम्बर। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में होता क्या है, आप लोग एक जगह बार बार आप लोग कल्टीवेशन नहीं कर सकते। एक जगह आपको अगर मान लो आप लोग 5 साल ग्रो किए शिफ्टिंग कल्टीवेशन किए, तो उसके बाद आपको छोड़ के दूसरा लैंड पे जाना होगा, न्यू लैंड पे, ठीक है, जो उसमें 5 साल उसको गैप दिया जाता है ताकि वो अपना जो न्यूट्रिशन है उसको वापस से रिप्लेनिश कर सके। अब इसे ये होता था क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में सबसे पहले फॉरेस्ट एरिया को पूरी तरीके से जला दिया जाता है, उससे जो फ्लेम निकलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा डेंजरस होता है। हम लोग नीचे पॉइंट में देखेंगे। तो यही पर बोल रहा है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो था यही हो रहा था कि उन शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से उनका जो वैल्यूएबल टिम्बर था रेलवे के लिए वो ग्रो नहीं हो पा रहा था। तो फॉरेस्टर यूरोपियन को तो अपना फायदा चाहिए था, वो हो नहीं रहा था इंडियंस की वजह से, इसलिए जो था शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैंड करने का एक ये भी रीजन था। दूसरा रीजन यहाँ पर देखो क्या है, मैंने फॉरेस्ट वाज बर्न। अब जिस तरह मैंने बताया कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो था फॉरेस्ट को बर्न किया जाता था, ठीक है, ताकि एस जो है वो भी थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, नीचे जो जमीन होता है फर्टाइल बनाता है, इसलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में जो है एस को जो होता है मिट्टी के साथ मिलाया जाता है, ठीक है। एस समझ रहे हो ना, राख को जो है, जो लकड़ी जलता था उससे जो राख पैदा होता था कार्बन, उसको जो था लैंड के साथ मिलाया जाता था ताकि थोड़ा सा न्यूट्रिशन फर्टाइल हो जाए हम लोग का लैंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए। तो वही पर बोला है, व्हेन अ फॉरेस्ट वाज बर्न देयर वाज द एडेड डेंजर ऑफ द फ्लेम स्प्रेडिंग एंड बर्निंग द वैल्यूएबल टिम्बर। अब क्या होता था, क्योंकि उस समय आग लगता था, आग छोटा मोटा तो लगता नहीं था, काफ़ी ज़्यादा भयंकर मात्रा में लगता था। इससे क्या होता था, आसपास का जो टिम्बर फॉरेस्ट है उन लोग को वो भी जल जाता था, जो कि उनको लिए काफ़ी ज़्यादा कमर्शियली इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे रेलवे बनना था, डेवलपमेंट होना था फॉरेस्ट लोग का। मीन्स जो वहाँ पे यूरोपियन थे, वहाँ पे यहाँ से इंडिया से यूरोप जाता था, ब्रिटिश जाता था, इसलिए यहाँ से जो था वैल्यूएबल टिम्बर को जो है नुकसान पहुँच रहा था। इस वजह से भी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा था कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन आल्सो मेड इट डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू कैलकुलेट टैक्सेस। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन में दिक्कत यही होता है, या कोई शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहा है तो वो फिक्स तो नहीं है, 5 साल के बाद कहीं और जाएगा, नहीं तो 3 साल के बाद कहीं और जाएगा। उसके बाद क्या था, वो एक जगह फिक्स नहीं रहते थे कल्टीवेशन करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट को जो टैक्स कैलकुलेट करने में जो था काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाता था। इस वजह से भी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन किया गया। तो अभी तो फिलहाल नहीं है, पर काफ़ी ज़्यादा अभी भी बैन है, ठीक है। तो फिलहाल ये था 3 रीजन यूरोपियन के समय में क्योंकि शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हार्मफुल माना जाता था, ठीक है। तो ये 3 रीजन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आइए यहाँ पर अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें संविधान की क्या जरूरत है, हमें क्यों चाहिए संविधान। मेंशन एनी 3 पॉइंट, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग का 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी तक चल रहा है, तो हमको क्यों कॉन्स्टिट्यूशन का नीड है, हम लोग को सबसे पहला ये पॉइंट है। दूसरा मेंशन एनी 3 पॉइंट, ठीक है। तो इसके हम लोग को फेवर में 3 पॉइंट लिखना है, तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर 13 का क्या आंसर होगा, वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो 3 पॉइंट है, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन हैज रिटन लॉस। कॉन्स्टिट्यूशन में रिटन लॉ होता है एक्सेप्टेड बाय द पीपल लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री। जो भी एक देश में पीपल रह रहे हैं, लोग रह रहे हैं, उसके लिए जो एक रिटन लॉ है जिसको कि हर तरीके से आपको एक्सपेक्ट तो करना ही होगा, उसको एक्सेप्ट भी करना होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखो, इट जनरेट ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द सिटीजन। इससे क्या होता है, आप लोग संविधान से आगे बढ़ के कुछ कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे ट्रस्ट और कोऑर्डिनेशन होना चाहिए गवर्नमेंट और पीपल के बीच में। तो आपको दूसरा पॉइंट लिखना है, बहुत सारे आपके बुक में भी दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 3 पॉइंट जो छोटे छोटे थे वही उठाया, ठीक है। तो तीसरा यहाँ पर देखो क्या, इट स्पेसिफाई द टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉर अ कंट्री एंड हाउ इट शुड फंक्शन। तो संविधान में ये भी लिखा है कि कैसा गवर्नमेंट होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डिक्टेटरशिप होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो भी लिखा है फॉर अ कंट्री, एक कंट्री के लिए जिस टाइप की उसका सोशल और हिस्टोरिकल कल्चर है उस हिसाब से, एंड हाउ इट शुड फंक्शन, और कंट्री को कैसे फंक्शन करना है, क्या लॉ होना चाहिए ताकि कंट्री उसका डेवलप कर सके, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। और इंडिया में ही सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन लिखा गया है, ठीक है। तो ये हो जाएगा तीसरा का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर बोला है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट द इलेक्शन कैंपेन, मेंशन द इलेक्शन लॉ टू रेगुलेट द कैंपेन। तो एक 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन, उसके बाद इसमें लॉ भी बोला है, इलेक्शन लॉ क्या होते हैं, एक कैंपेन को रेगुलेट करने के लिए, मीन्स अच्छी तरीके से फंक्शन करने के लिए। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं। तो देखो इसका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, यहाँ पर देखो, इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन टू इंश्योर दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी एंड कैंडिडेट्स गेट अ फेयर एंड इक्वल चांस टू compete। तो यहाँ पर बोला है, इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन। आखिर क्यों इलेक्शन कैंपेन करना जरूरी है, टू इंश्योर, ताकि ये इंश्योर कर सके दैट एवरी पॉलिटिकल पार्टी, ताकि हर एक पॉलिटिकल पार्टी, और इंडिया में 750 से भी ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टी है, तो हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी और उनके जो कैंडिडेट है उनको एक फेयर और इक्वल, ठीक है, एक फेयर मीन्स कोई ऊपर नीचे ना हो, और एक इक्वल चांस मिल सके कम्पीट करने के लिए। तो इसलिए इलेक्शन कैंपेन करना जरूरी होता है। तो ये हो जाएगा 14 का, व्हाई इट इज नेसेसरी टू रेगुलेट इलेक्शन कैंपेन। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछा था, तो हम लोग को इलेक्शन लॉ भी लिखने थे। तो अकॉर्डिंग टू आवर इलेक्शन लॉ, तो हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में जो इलेक्शन लॉ लिखा गया है, नो पार्टी एंड कैंडिडेट के, तो कोई भी पार्टी या फिर कैंडिडेट क्या नहीं कर सकता। तो नीचे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं, आप लोग को कोई भी
3 पॉइंट लिख लेने, ठीक है। मैं यहाँ पर कुछ और पॉइंट दे दिया हूँ, एक्स्ट्रा पॉइंट। तो यहाँ पर देखो पहला क्या है, ब्राइब्स और थ्रेटन वोटर्स। कोई भी पार्टी, कोई भी कैंडिडेट, कोई भी पार्टी या फिर कोई भी कैंडिडेट नॉर्मल पीपल या फिर वोटर्स जिसको हम लोग कहेंगे, उसको डरा नहीं सकते या फिर उसको रिश्वत नहीं दे सकते, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला है यूज एनी प्लेस ऑफ वर्शिप और अपील्स टू द वोटर्स इन द नेम ऑफ रिलीजन और कास्ट। सो रिलीजन और कास्ट के बेसिस पे भी जो है कैंडिडेट या फिर पॉलिटिकल पार्टी को कुछ भी नहीं करना है। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा यूज गवर्नमेंट रिसोर्स, गवर्नमेंट व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट फॉर इलेक्शन। सो इलेक्शन के समय में सिर्फ गवर्नमेंट रिसोर्स का ये यूज़ करना है, जिसका गवर्नमेंट व्हीकल्स दिया जाता है, एयरक्राफ्ट भी दिया जाता है और इलेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे भी दिए जाते हैं। तो ये हो गया दूसरा पॉइंट, सॉरी तीसरा पॉइंट। आइए हम लोग और देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम लोग टोटल 5-6 पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो spend more than 25 lakhs in a constituency for a Lok Sabha elections and 10 लाख इन अ कॉन्स्टिट्यूंसी इन असेंबली इलेक्शन। तो 25 लाख दिया जाता है लोकसभा इलेक्शन के लिए, ठीक है, और असेंबली इलेक्शन के लिए जो है टोटल यहाँ पर 10 लाख दिए जाते हैं। तो ये हो जाएगा एक और पॉइंट। जो आपको अच्छा लगे, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वही लिखना, जो छोटा छोटा है वो भी अच्छा, या फिर जो आपको सबसे अच्छा समझ में आए, याद रहे, वो भी लिखना, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लास्ट पॉइंट क्या है, वंस इलेक्शन आर अनाउंस, जब इलेक्शन अनाउंस हो जाता है, मीन्स यही तारीख पर इलेक्शन होने वाला है, उसके बाद नो मिनिस्टर कैन ले फाउंडेशन स्टोन्स ऑफ एनी प्रोजेक्ट और टेक एनी पॉलिसी डिसीजन। तो उसके बाद जो है कोई भी नेता ये नहीं बोल सकता है कि अब मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, ब्रिज बनाऊंगा, तो उससे पहले ही सबको बनाना होता है, ठीक है। तो जिस तरह कोई बोलता है मैं रोड बना दूंगा, तो उस समय आप इलेक्शन के समय में कुछ भी नहीं कर सकते, ना ही कोई पॉलिटिकल डिसीजन ले सकते, ना ही कोई वादा कर सकते। जो भी करना है आपको उससे पहले करना होता है। इलेक्शन के टाइम पे आप लोग ऐसा नहीं कर सकते, नहीं तो ऐसे तो काफ़ी सारे वोटर्स यही बोल के जीत जाते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। मीन्स जो वोटर है, जो पॉलिटिकल पार्टी कैंडिडेट है, उन सबको ऐसा नहीं करना होता है। कुछ लॉ है जिसके अंतर्गत रख ही उनको काम करना होता है। तो ये हो जाएगा कुछ 5 पॉइंट्स। आप लोग को जो अच्छा लगे, जो समझ में वही लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला है, विच 3 स्पेसिफिक इवल्स आर डिक्लेयर्ड एज द इनलीगल बाय द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ये आंसर दे सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर और करके दिया रखा है, मेंशन एनी 3 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। तो हम लोग दूसरा देखेंगे। पहला जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बट जो नीचे ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ प्रोविजंस, क्या प्रोविजंस से क्या फायदे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स का, तो वो जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग उसी को देखेंगे, क्योंकि वो एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड, काफ़ी छोटा छोटा 3 पॉइंट्स है, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहला देखो, राइट टू प्रोपोगेट रिलीजन, जिसका भी जो भी रिलीजन है उसको आगे बढ़ा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। राइट टू द सिक्स टू वेयर एंड कैरी किरपन, सिक्स जो पगड़ी पहनते हैं वो पहन सकते हैं, और किरपन भी पहन सकते हैं, ठीक है। राइट ऑफ द स्टेट टू लेजिस्लेट फॉर द सोशल रिफॉर्म्स, ठीक है। सोशल रिफॉर्म्स कर सकते हैं कौन, मीन्स सामाजिक बदलाव ला सकते हैं लेजिस्लेट्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा हम लोग का 3 पॉइंट्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये अंडर है किसके, प्रोविजंस ऑफ राइट ऑफ रिलीजन्स। तो ये हो जाएगा फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स। फ्रीडम मीन्स क्या क्या फ्रीडम्स है, राइट्स ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर क्या क्या फायदे दिए गए, वही हम लोग यहाँ पर पूछा था क्वेश्चन नंबर 15। अब सो समझ गए हो, आसान है, 3 पॉइंट्स है, छोटा छोटा, इसलिए मैंने सोचा आपको ये बता देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए भी आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। समझ नहीं आता तो याद कर लेना, पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में आएगा 110%। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पर आज नहीं, हम लोग क्या करेंगे, इस नेक्स्ट वाली वीडियो में जो हम लोग इसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, आगे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही रहने देते, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई, और लंबी वीडियो देखना कोई भी पसंद नहीं करता, आप भी नहीं करते, मैं भी नहीं करता। इसीलिए हम लोग इस वीडियो का पार्ट 2 लाएंगे, जहाँ पर हम लोग आगे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक जो मैंने वीडियो अपलोड किया वो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना, ताकि जब मैं इसका पार्ट 2 डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। अगर इस वीडियो में लाइक हिम 100 हो जाता है तो मैं समझ जाऊँगा ये वीडियो जो है आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है। तो लाइक करना, चैनल ने सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं। हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नए टॉपिक्स के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखना, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डटे रहो।